आज दुआ करने आया हूँ नए पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक कलमिया है। मैं आज का प्रोग्राम इस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहता नहीं था, लेकिन जब से धरने वाले दिनों से हम कवरेज के लिए जाते थे तो एक नापसंदीदगी का इजहार आता था कि आपने कवरेज क्यों दिखाई, कैमरा क्यों खोला या इंटरव्यू किसी का क्यों रिकॉर्ड किया। प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को उनकी साहबजादी समेत और उनके वज़रा समेत, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर समेत कम अज़ कम 50 दफ़ा तो मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त कर चुका हूँ। किरमानी साहब समेत, परवेज़ रशीद साहब समेत, डार साहब समेत, कोई और भी अगर उनके नाम ऐसे जाने जा सकते हैं तो सबको कि हमें इंटरव्यू दे दें। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते और उसमें उनकी मसलहत क्या होगी उन्हें ही मालूम है, क्योंकि एक ग्रुप के साथ उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की भी उनकी भी ज़ाती मोहब्बत बहुत है और एक प्रॉब्लम है मुस्लिम लीगियों के साथ। और मुझे आज बड़ा दुख है कि ये बात ऑन एयर कहनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर के साथ बहुत ही बद तहजीबी का मुजाहरा किया अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। उनका अलमिया यह है कि या तो बंदा ख़रीदा हुआ होना चाहिए साथ या रिश्तेदार होना चाहिए, इसके अलावा जर्नलिस्ट ही नहीं है। ये एक टिपिकल साइकोलॉजी है जो मैं इनको 25 साल से देख रहा हूँ, उससे बाहर नहीं निकला है। नेगेटिव साइकोलॉजी है, क्योंकि वहाँ हमारे रिपोर्टर उस्मान खान ने सवाल किया एतजाज़ हसन की स्टेटमेंट के हवाले से कि आप जवाब दे दीजिए कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 477 पे टैक्स दिया 3 सालों में। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 90 की दहाई के फिगर निकाल के दे दें। 1990 में वज़ीर आज़म बने थे, 12 अक्टूबर 99 करीब आगे टेक ओवर हुआ था। इन 9 सालों में मियाँ साहब अपना टैक्स जमा करा के, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ना बता दीजिएगा कहीं, क्योंकि पहले एक दफ़ा एहसन इकबाल साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, कहते थे 10 अरब टैक्स दिया। सेल्स टैक्स की फिगर बता रहे हैं जो लोगों से चार्ज किया हुआ था। इनकम टैक्स बता दें 9 सालों में 9000 नहीं होगा। मैं दावे से कह रहा हूँ ऑन एयर, कोशिश करिएगा मियाँ साहब, अगर हिम्मत है, इखलाकी कदरें बड़ी हैं आप में, तो वो फिगर पब्लिक कर दीजिएगा। लेकिन रिपोर्टर को इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को झाड़ पिलाना बिल्कुल अक्ल से बाला है। या तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री आती नहीं है या ये काम कुछ और करना चाहिए इन्हें। उस्मान खान का हमारे ये सवाल था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हुकूमत में अगर बड़ी इखलाकी कदरें हैं तो इसको प्रेस रिलीज की शक्ल में 9 साल का मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इनकम टैक्स की रिटर्न पब्लिक कर दें। दूसरा इल्ज़ाम है परवेज़ रशीद साहब का इमरान खान के ऊपर, जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कि उनको यहूदियों ने फ़ंड किया, उनको हिंदुओं ने फ़ंड किया। उसकी फ़िगर्स पब्लिक करिए, सोर्स कहाँ से था, कितने पैसे आए थे। हम उनसे भी सवाल करेंगे। जो गलत काम करने में मुलव्वस है, वो नवाज़ शरीफ हो या इमरान खान हो, उसको इस कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन जर्नलिस्टों से सवाल पूछने का हक मत छीनिए, कुछ खुदा का खौफ करिए। पाकिस्तान आज भी मेरे ख्याल में आप 90 से आगे नहीं निकले, दुनिया सारी कहीं के कहीं चली गई। हम NA 122 को डिस्कस करने आए थे, उसी पे वापस आएंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से शरीक होंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान भी हैं और मुस्लिम लीग की रहनुमा भी हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। और इसके अलावा मियाँ महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आपको भी मियाँ साहब वेरी वार्म वेलकम। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं NA 122 से। और अयाज सादिक साहब को भी हम, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमें इंटरव्यू देना पसंद नहीं है, अयाज सादिक साहब को भी बेशुमार दफ़ा दरखास्तें भेजी हैं कि हमें इंटरव्यू दे दीजिए, आज भी सारा दिन कोशिश की, उनको भी पसंद नहीं है। लेकिन ये बहरहाल ये रियलिटीज़ हैं कुछ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप बताएंगे वज़ीर आज़म कितना टैक्स देते थे 1990 से लेकर 12 अक्टूबर 99 तक? ये टीवी चैनल पे रकमें छपने से पहले का बता दें। नहीं, मुझे उस दौर का तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे सामने फिगर आई वो 44 लाख या 45 लाख टीवी चैनल्स वाली फिगर है ना जी? नहीं, इस साल। हाँ, ये टीवी चैनल्स का दौर आ गया ना जी, अब तो टीवी चैनल फोटो के साथ। मुझे पहली का मालूम नहीं, लेकिन इस वक्त क्या ऑन एयर वादा कर सकते हैं कि 1990 से लेकर 12 अक्टूबर 99 का मियां नवाज शरीफ का इनकम टैक्स की फिगर पब्लिक कर देंगे आप? हाँ, अगर मेरे पास हुई तो मैं आपके पास जरूर ले आऊंगा। आपके पास 4.2 मिलियन की फिगर है, तो अभी तो कोशिश करिए वो 1990 से 99 की रिलीज कर दीजिए। अपनी भी जारी कर दीजिएगा, आपका भी ज्यादा होगा। लेकिन आप नाराज लग रहे हैं। देखें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरीके से रिपोर्टर को डांट रहे थे। उसने सवाल क्या किया कि एतजाज़ हसन ने सेनेट के अंदर ये इल्जाम लगाया कि मियां नवाज शरीफ ने 470 पे टैक्स दिया। वो उसको ऐसे डांट रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर डांट रहे हैं, कोई वो और बंदा डांटे तो बात है। वजीर इत्तलात जिसका काम ही ये सवालों के जवाब देना साफियों के, यहाँ बजाय इरशाद फरमाया। ये अनफॉर्चुनेट कमाल है आपने खरीदो फरोख्त की बात, ये आपकी हुकूमत का स्टाइल है। मुझे हम तो आपकी मोहब्बत में खरीदे चले आते हैं या बिकते चले आते हैं इसके अलावा तो आपसे रिश्ता नहीं, और आप बुलाते भी हैं और हम आते भी हैं। मैं आपका शुक्रिया हूं, लेकिन ये तरीकाकार उनका दुरुस्त नहीं है। जिस तरीके से टीवी कैमरे के ऊपर नजर आया, आपने देख लिया कैसे वो बोले आगे से। नहीं, वो ऐसे लग रहा था, मैंने भी आपके साथ ही देखा है कि वो ये कह रहे थे
पहले भी कैमरामैनों के सर पे डंडे मारे थे जब धरने पे वो लड़के कवर कर रहे थे, उनमें से एक आध यहाँ पे भी खड़ा होगा। वो दफ्तर की नौकरी कर रहा है ना बेचारा, को उसकी इमरान खान से रिश्तेदारी है। नहीं, उसकी तो आपको याद होगा बहुत मजम्मत की गई, बहुत मजम्मत की थी। मुझे लड़के महीना पूरा FIR कटवानी पड़ी थी। आजकल उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। नहीं इंशाल्लाह जरूर होगा और जिंदगी रही तो उम्मीद रखे। नहीं मियां महमूद रशीद साहब NA-122 आपको डबल मार्जिन से हराएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले। अयाज सादिक की शोहरत भी अच्छी है और कहते हैं पोजीशन भी अच्छी है, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम मलिक साहब, ये वज़रा की पूरी फौज जफर मौज जिस बौखलाहट में और जिस अंदाज के साथ ये शेखपा होकर और अपनी एक मतवक्को शिकस्त को देखकर जो लबो लहजा इख्तियार कर रही है, जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, जिस तरह से बौखलाहट का शिकार है, उसमें आबद शेर अली हों, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हों, दानियाल हो या परवेज़ रशीद हों, इन सब के रवैये अचानक पिछले 2-3 दिन में क्यों इधर इतने बदल गए हैं पिछले चंद दिनों से? इसलिए कि NA-122 में ये समझते थे कि मसला ही कोई नहीं, इनके कैंडिडेट पे हम कीचड़ उछालेंगे और ये तो कैंपेन उठा ही नहीं सकते। लेकिन देखते ही देखते जब ये कैंपेन बनी और आज से एक हफ्ता पहले एक वाज़े तब्दीली नजर आई अवाम के वोटर्स की सोच में, और हमजा शहबाज जिन्हें इन्होंने कैंपेन का इंचार्ज बनाया था वो फेल हो गए, तकरीबन आउट हो गए। यानी वो इस पूरे हल्के के अंदर लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सके। सो मच सो कि मुस्लिम लीगी जो लोग थे वो धड़ों के धड़े और ग्रुपों के ग्रुप वो टूट टूट कर इमरान खान से आकर मिलते रहे। और देखते ही देखते आज से एक हफ्ता पहले इस पूरे हल्के के अंदर जुबान खल्क नकारा खुदा ये आवाज आने लगी। पहले जहां ये कहते थे कि मुकाबला ही को नहीं, हम तो जीते हुए हैं, फिर ये कहने लगे नहीं यार मुकाबला हो गया, इलेक्शन बन गया। और मियां साहब आप मुकाबले की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी खबरें यही हैं कि वहाँ अयाज सादिक की पोजीशन तगड़ी है। जो सच्ची बात है मैं तो वही बोलूंगा, परवेज रशीद साहब चाहे जो भी बोलते हैं, वहाँ खबरें यही हैं कि उनकी अयाज सादिक साहब की पोजीशन मजबूत है आपके मुकाबले में। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है, और मैं ये समझता हूं, बिल्कुल ये यकीनी बात है, 2 दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह परसों पता चल जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से यूथ मोबिलाइज हुआ है और जिस तरह से नाराज वोटर जिन्हें पिछले 2.5 साल से अयाज सादिक साहब ने जो है ना वो बिल्कुल टच नहीं किया, और फिर 2.5 साल की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है ये जुबानी जमा खर्च से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। वो लोड शेडिंग का मसला हो, वो महंगाई का मसला हो, वो बेरोजगारी का मसला हो, वो पीने के साफ पानी का मसला हो, ये यूनिक मसले हैं लोगों के। ये सब लोग जो है ना, और ये खास तौर पर अब ये ताजरों की जो नाराजगी है ये एक बहुत अहम फैक्टर है जिस पे मियां शहबाज शरीफ साहब भी अब घर घर जाके ताजरों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाकी इनके लोडर नाकाम हो गए। तो मैं ये समझता हूं बड़ा एक मोमेंटम बना हुआ है। हल्के के लोगों का भी रद्द-ए-अमल सुनवाते हैं। हमारे लाहौर ब्यूरो से समरा अफजल ने हमारे लिए लोगों से रद्द-ए-अमल लिया है। समरा की रिपोर्ट दिखाएगा जी। नदीम साहब, इस वक्त मैं हल्का NA-122 में मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर है, सरदार अयाज सादी का, और चंद ही कदम पे PTI का भी दफ्तर है। पहले मैं आपको नून लीग के दफ्तर की यहाँ पे बताऊँ क्या गहमा गहमी चल रही है। खवातीन तो मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन बच्चे बूढ़े जवान यहाँ पे आए हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को। इस वक्त एक बाबा जी भी मौजूद है जो यहाँ पे स्टिकर भी बेच रहे हैं। बाबा जी मुझे बताएं, इलेक्शन कौन जीतेगा? मियां साहब का आदमी जीतेगा। अच्छा, इसके अलावा गुल्लू भट्ट के भाई भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसी कैंपेन चल रही है और क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जिनके तवज्जुह से आप लोग हमें कवरेज दे रहे हैं, और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का पैगाम है। पैगाम ये है, देखें इंशाअल्लाह अज़ीम हक और सच की जीत है। एक तरफ कब्जा ग्रुप है और एक तरफ जज्बा ग्रुप है। ये अवाम वो है 11 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा क्या निकलेगा? इंशाअल्लाह अज़ीम जज्बा ग्रुप की जीत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ बेलौस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इनके साथ गरीबों की दुआएं हैं और अवाम को इन्होंने बड़ा रिलीफ दिया है। इनको तो उम्मीद है कि नून लीग जीतेगी। इस वक्त कुछ और नून लीग के वोटर से भी पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएं, खवातीन क्यों नहीं नजर आ रही हूँ तो बड़ी आगे आगे होती है नून लीग की? इंशाल्लाह ताला आप 11 अक्टूबर को देखेंगे, खवातीन सबसे पहले वोट डालने जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून का हल्का है जहाँ सब शेर बसते हैं, और शेर इंशाल्लाह ताला 11 अक्टूबर को तकरीबन 25-30 हज़ार की लीड से इंशाल्लाह ताला विन करके आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने इस वक्त नून लीग के कैंप पे तो रौनकें देख ली, क्या कहना कहती चल रही है। अयाज सादिक और शेर के हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब चल के देखते हैं कि PTI जो है
नून के कैंप पे इस वक्त क्या रौनके हैं, क्या इलेक्शन की कैंपेन किस तरह से चल रही है। जी मैं पहुंची हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त दफ्तर पे। यहाँ पे भी इलेक्शन कैंपेन जो है खूब जोरों शोर से जारी है और नगमे सियासी तराने यहाँ पे बज रहे हैं, लोग जो है नारे लगा रहे हैं। कुछ इन वर्कर से पूछते हैं, सियासी वर्कर से, कैसी कैंपेन चल रही है, मुझे बताएं इलेक्शन का फैसला क्या होगा और कैंपेन कैसी चल रही है। इलेक्शन का फैसला ये होगा, यहाँ से सिर्फ इमरान खान ही जीतेगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं हल्के में किसकी कैंपेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पूछने वाली बात है कोई? पहले भी इमरान खान जीता था, इस दफा भी इमरान खान जीतेगा। ये मेरा ऐलान नहीं, ये चाचा बल्ला कह रहा है। किस तरह कह रहा है आपको मैं सुना के जाता हूँ। इमरान खान क्या चीज है, इसको उधर कर। साडे खान ने बनले सेरे, और साडे खान ने बनले सेरे, और ओले पैगने चार चुफेरे ते चौंका विच पैर लुटिया, ते चौंका विच पैर। एक और नगमा खान साहब को जब पूरा हल्का बिस्मिल्लाह कर रहा है, किस तरह कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। और सोना है ते सोना साडा खान जो है, सब दे दिलों दी पहचान जो है। खान वर्गा हो न कोई, आके सारा पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। जबरदस्ती आपने देखा कि पीटीआई के मतवाले जो है उनका जोश और खरोश भी खूब अरूज पे है और वो किस तरह अपने कप्तान के लिए नगमे गा रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग वाले हैं, वो भी खूब जोश और जज्बे के साथ लेके मैं कैंपेन चलाने। तो इनमें 122 का जो सियासी बुखार है वो खूब अरूज पे है। जी ये समरा अफजल थी हमारे लाहौर ब्यूरो से, और वो नून लीग के जब वो कैंप पे गई तो वहाँ पर गुल्लू भट्ट के भाई भी थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा एक तरफ कब्जा ग्रुप है और दूसरी तरफ गुल्लू भट्ट का जज्बा ग्रुप है, तो जज्बा ग्रुप की जीत होगी। तो हम भी इनके गुल्लू भट्ट के जज्बा ग्रुप के साथ हैं। लेकिन इस वक्त चलते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं 122 से। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये हल्के में आपकी बारी कम आ रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। लोगों को लगता है कि मुकाबला नून लीग और पीटीआई के माबैन है, आप वहां पर मुकाबले में नहीं है, आप बताएंगे। नदीम भाई बात यह है कि मुकाबले की जो फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई, देखिए इलेक्शन कमीशन के कोई कोड ऑफ कंडक्ट है और उस पर उसे अमल करवाना उसकी जिम्मेदारी है। 15 लाख का खर्चा कानून इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर आम आदमी सियासत में हिस्सा ले सके, मिडिल क्लास आ सके। लेकिन 1985 के गंद के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत को सरमाए का और बरादरी का खेल बनाया, और आज ये इस वक्त कितना पैसा लग रहा है इस हल्के में? 122 में पीटीआई वालों ने बहुत पैसा खर्चा है। ये बात मेरे ख्याल में बगैर शक व शुबे के बताई जा सकती है कि अलीम खान ने ढेर पैसा लगाया। कितना पैसा सर्फ हुआ होगा दोनों का? दोनों तरफ कोई अंदाजा? पीएम ये करोड़ों में, अब ये बिलियंस की बात है नदीम भाई। आप सड़कों पे आए, आप देखें एक रोड के ऊपर अगर 15 लाख के बैनर एक उम्मीदवार ने ना लगाए हों तो फिर आप कहिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप देखें कि आप जाएं और आके देखें कि मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कहाँ है ये। हम सब उम्मीदवार हैं दस्तूर साज असेंबली इसके लिए, कानून साज असेंबली के लिए, और कानून तोड़ के हम कानून की दौड़ा के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे। और मैं हैरान हूँ कि देखें जब आप वसाइल से ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आप एक तरह से हल्के के अंदर ये फजा पैदा कर रहे हैं सरमाए के जोर पे कि इस वक्त ये उम्मीदवार मौजूद है, तो क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है जो इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन पे अमल नहीं करवा सकता? और सिर्फ ये पब्लिसिटी की हद तक नहीं है मलिक साहब। आप डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इसका जवाब देंगे। ये काफी अहम इशू है, बहुत पैसा खर्चा गया वहां से, आपकी जमात की जानिब से भी और अलीम खान की जानिब से ढेर खर्चा। मेरा ख्याल है कुछ तो कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप एक फेयर कॉन्वर्सेशन करना चाहें तो आप ये देखें कि 10 लाख या 15 लाख में आप कहें कि एक इलेक्शन जो है वो करवाया जा सके तो बहुत मुश्किल है करवाना।
और जिन ममालिक के अंदर इस तरह के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे स्टेट पैसा खर्चती है, यानी स्टेट कैंडिडेट्स को पैसे देती है कि वो अपनी कैंपेन रन कर सकें। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रिवाज है नहीं कि स्टेट पैसे दे लोगों को, कैंडिडेट्स को कैंपेन। हम रियल एस्टेट वालों से पैसे खर्चवा लेते हैं, बहुत खर्चवाते हैं माशाल्लाह। हमने तरीकाकार अच्छा रख लिया, लेकिन बहरहाल इससे मावरा फिर भी ये बात जो है कि हमें कानून के अंदर ऐसी तरमीम करनी चाहिए जिसकी वजह से कानून शिकनी ना हो। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा अंदाज होगा, अच्छी बेहतरी की तरफ हम जाएंगे अगर हमने ये। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून ज़ाब्ता बनाया हुआ है तो जाके नज़र तो मार ले कि वहाँ पर हाल क्या है, क्योंकि कुछ एक मोटा मोटा ही सर्वे कर लेना कि वहाँ बिल बोर्ड्स कितने हैं और वो कितने आपके इश्तहारात लगे हैं, तो 15 लाख तो आप हंसेंगे यार। 15 लाख तो एक इलेक्शन ऑफिस का बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन उस नुक्ता नज़र से तो आप पाकिस्तान की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी वक्त हुआ कोई भी इलेक्शन उठा लेंगे तो आपको इस मसले का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि शायद कवानीन में बेहतरी की भी गुंजाइश है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाब्ता इखलाक जो है और कानून जो है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आई थिंक जब इतनी आपको वसी व अरीज़ पैमाने पर नज़र आ रहा हो कि इसमें डुएबिलिटी नहीं, यानी लोग अपना इलेक्शन लड़ ही नहीं पाते, तो फिर शायद कानून को भी बेहतर करने की कुछ गुंजाइश पैदा करनी। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको NA-122 के हवाले से अपडेट भी देंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने परवेज़ रशीद साहब के हमारे वो रिपोर्टर के साथ झड़प से किया था। तो हमारे दोस्त हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। दुनिया अखबार में आज एक ख़बर छपी हुई है, या तो वो डिनाइल जारी करते हैं जो अभी तक उन्होंने की नहीं। लिखा हुआ है कि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे मुगलपुरा वर्कशॉप इंजन शेड में, ये वज़ीर रेलवे इंजन शेड में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। पहले तो अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज़े कर दें। इंतखाबी जलसे के दौरान मीडिया मालकान और एंकर पर्सन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कब्ज़ा ग्रुप से 50-50 करोड़ रुपए के इश्तहार लेकर, कब्ज़ा ग्रुप से 50-50 करोड़ के इश्तहार लेकर इनके नाम नहीं लेते चंद मनहूस एंकर पर्सन रात को दुकानें खोल कर बैठ जाते हैं और झूठ बोलते हैं। चंद सेठों ने जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई नान बेचता है, कोई सोना और कोई घी बेचता है, ये सारे मीडिया के मामे बने बैठे हैं और गालियाँ निकालते हैं। टाई कोट पहनना होता है और नीचे ड्रेसिंग पुरानी होती है। इनकी टके की वक़्त नहीं, पूरी खबर पढ़ रहा हूँ। अपने जहाज़ का टैक्स नहीं देते, अपने जहाज़ का टैक्स नहीं देते, इसका नाम क्यों नहीं लेते और रात को झूठ बोलते हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये कब्ज़ा ग्रुप और 50-50 करोड़ के इश्तहारात, ये सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा। नान बेचने वाले आप नाम दे दीजिएगा, कल मैं सारों के यहाँ नाम चला दूँगा। आप नाम लेने की हिम्मत करिएगा, मैं इसी प्रोग्राम में चला दूँगा। आप बल्कि ख़ुद फ़ोन पर आ जाइएगा तो नाम ले दीजिएगा। मनहूस एंकर जिसको कहना उसको भी ऑन एयर कह दीजिएगा, और 50-50 करोड़ जिन्होंने लिए हैं उनका भी नाम लीजिएगा। हिम्मत है तो अब नाम भी बोलिएगा। दोबारा अपने सवाल पे आते हैं। ये हुकूमत के वक्त को ये जेब नहीं देता जो कुछ आप कर रहे हैं, थोड़ा तरीकाकार आप बदलें। तो देखिए, एक तो आप आज बहुत नाराज लगे हैं, तो मैं कोशिश बड़ी कर रहा हूँ आपको खुश करने की, लेकिन मैं बहुत नाकाम हो रहा हूँ। आपकी बातें ऐसी हैं, क्या करें। नहीं देखिए, इन्होंने अभी तक तो मैंने नहीं ये खबर सुनी ना देखी है। अखबार की प्रिंटेड खबर आपको नहीं वो ठीक है। तो अभी हो सकता है ख्वाजा साहब उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे जो मैं आपको हल्के के हवाले से जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो एरोगेंस है ये अच्छी नहीं है। मतलब आपकी जो एरोगेंस है, मैंने दो मौके पे बताई, जो हमारी एरोगेंस है वो भी यकीनी तौर पे अच्छी नहीं है। मगर मसलन आज ये जो एक लाहौरी का, आम लाहौरी का जिसको मॉडल किया गया है, उसको गुल्लू बट कह के उसका मजाक उड़ाना, ये जो गरूर है यही शायद रास्ते में आएगा, हायल होगा कामयाबी में PTI के। नून लीग के पोलिंग स्टेशन पे आपका वर्कर के तौर पर खड़ा था जी, जब वो समझा बात कर रही थी, वो PTI का ऑफिस नहीं था। देखिए, पहली बात है कि वो गुल्लू भट्ट का भाई नहीं है, वो तो एक मूंछों वाला एक आम आदमी है, एक मिमिक किया गया है। इलेक्शन ऑफिस में खड़ा है जी, मैं एंजॉय कर रहा हूं। 25-30 हज़ार वोट। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए कि एक आम लाहौरी का उस कैरिकेचर के अंदर, जिसको एक आम लाहौरी का एक तरह से तमस्खर उड़ाया गया है, यही है लाहौर। लाहौर के अंदर बर्गर शेख या बर्गर खान नहीं है सिर्फ,
लाहौर के अंदर रियलिटी के अंदर इसी तरह के मूंछों वाले आम से सादा लोग हैं जो सुबह भट्टी पे काम करते हैं या सुबह जाके किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, और उनकी वो जो औरत होती है वो भी बेचारी कहीं काम करती है और आके अपने बच्चों के लिए खाना वाना बनाती है, तो उनकी वो सोफिस्टिकेशन आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन एक लाहौरी का इस तरह तमस्खर उड़ाएं तो वो रिटेलिएट करेगा। और मैं आपको हतमी तौर पे ये कह रहा हूं, था अपने इलेक्शन ऑफिस को कॉल करके उन्हें कहिए कि वो मत ये काम करें। नहीं, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसका तमस्खर नहीं उड़ाए ना। हम तो उसके साथ खड़े हैं, जिसको आप गुल्लू बाट यानी आम आदमी, गरीब आदमी है, हम तो उसके साथ खड़े हैं। हमारा तो ना उसको वो हुलिया हमने बना के दिया। आपका इलेक्शन ऑफिस है, आपसे मना कर। मैं तो आपको कह रहा हूं कि वो हमारा वोटर है। और लाहौर बहुत बड़ा शहर है, बड़ा दिल जिगरे वाला और बड़े दिल वाला शहर, और मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं वहाँ सारे बड़ी मूंछों वाले नहीं है, वहाँ सारे ही हैं, छोटी मूंछों वाले भी होंगे। लेकिन एक आम आदमी का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो लाहौरी रिटेलिएट करेंगे। आप अपने इलेक्शन ऑफिस को कॉल कर और ये मैं आपको बताऊं कि ये आपको रिटेलिएशन 2 दिन के बाद नजर आएगी। आपने तो बुलंदो बाला दावे किए, आपके नहीं मैं जिक्र कर रहा कि पीटीआई के दावे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। 2 दिन में देख लेंगे कौन इलेक्शन जीता। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये इलेक्शन अंग्रेजी जबान में नहीं हो रहा, ये इलेक्शन जो है गरीब आदमी का, ये दोमोरिया पुल के अंदर हो रहा है, ये बागबानपुरे के अंदर हो रहा है, इसके अंदर जितने इलाके रहते हैं उसमें गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं और लाहौर के लोग हैं और इसी तरह के लोग हैं। आप उनको नीलम असलम की एक रिपोर्ट दिखाइएगा जी। पाकिस्तान के सारे रहने वाले ऐसे हैं जी, सारे पाकिस्तान के रहने वाले ना रईस हैं ना लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, मेरे जैसे हैं, मजदूर हैं, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों से, खोती स्कूलों से पढ़े हुए हैं, मेरे जैसे लोग। नीलम असलम की रिपोर्ट दिखाइएगा जी। हर पार्टी जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसने जश्न का समा जो है वो पहले से ही शुरू किया हुआ है और हर एक को अपनी जीत का यकीन है। कौन जीतेगा ये तो 11 अक्टूबर को ही पता चलेगा। और जो हल्के के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं और भरपूर जो कैंपेन है दोनों जमातों की उस पर हिस्सा ले रहे हैं। कोई किसी जमात को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी जमात को। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हम आए तो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इस हल्के को भी समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल जो है 9 अक्टूबर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक बड़ा जलसा करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ा जलसा करेगी और हमें हर जगह ही लोग नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी लोग ही लोग हैं, नवाज में भी लोग ही लोग हैं। लोग असल में हैं किसकी तरफ, ये वेव किसकी तरफ जा रही है? आप हल्के के हैं, आपको क्या लगता है साइलेंट वोटर जो है वो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, जो साइलेंट वोटर है इसका तो फिर 11 को ही पता चल रहा है ना ये तो। लेकिन माजी में जो है ना साइलेंट वोटर आमतौर पे ये नवाज शरीफ की तरफ गया है माजी में। नदीम साहब हमारे साथ वो शहरी भी मौजूद हैं जिनके 2 बेटे थे जिन्होंने 2013 में उनका नाम शहबाज और नवाज रखा था और अब उन्होंने उनका नाम तब्दील करके इमरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी रख दिया है। तो क्या वजह है, पहले नवाज और शहबाज अब इमरान और ताहिर, ये क्या बात हुई? ऐसा बात हुई, इन्हें क्या मैं 3 महीने बच्चे नाम पूरी करा, इन्हें क्या मैं अपना नाम मिठा दूंगा, इन्हें अपना नाम नहीं मिठाया, मैं अपने बच्चे का नाम मिठाई था। कुछ नाराज लोग भी हैं जिन्होंने पहले नाम रखा नवाज और शहबाज और अब नाम रख दिया इमरान और ताहिरुल कादरी। खवातीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको वोट दे रही हैं? बल्ले को वोट दे रही है। नाजरीन, नदीम साहब आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है और इससे पहले शायद 2013 के इंतखाबात होंगे जब इतनी एक्टिविटी होगी। किसी ज़िमनी इंतखाब में हमने इस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं देखी और हम ये उम्मीद कर सकते हैं जितना हम सर्वे कर रहे हैं, जितना भी लोगों से बात कर रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो हमें काफी ज्यादा नजर आने वाला है इस हल्के के लिए, क्योंकि दोनों जमातें जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि वो ये इलेक्शन जीते। और यहाँ पर अब देखना ये है, सवाल ये है कि जो साइलेंट वोटर है वो किसको वोट करेगा, किसकी तरफ जाएगा। यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि साइलेंट वोटर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वोट देता है, लेकिन इस बार देखते हैं कि तब्दीली आती है या एक बार फिर से यहाँ पर शेर ही जीतता है जैसा कि 2013 के इंतखाबात में हुआ था। जी बहुत शुक्रिया। ये नीलम की रिपोर्ट थी। मियां महमूद साहब, लाहौर मियां नवाज शरीफ का गढ़ है और किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर में यहाँ से पूरा लाहौर जीता करती थी। अब आप जीतते हैं। कोई और जमात वहाँ पर इतनी तगड़ी है ही नहीं जितनी PMLN वहाँ से तगड़ी है। मियां महमूद साहब से पूछ रहा हूँ, PTI की क्या पोजीशन आपको लगती है कि मुकाबले की फिजा बनेगी 122 के अंदर? मलिक साहब आप कह रहे हैं बनेगी, मैं कह रहा हूँ मुकाबले के फिजा आज से 1 हफ्ता पहले से बन चुकी है और मैं ये समझता हूँ अगर टर्न आउट जो है वो 40% से ज़ायद हुआ तो PTI की जीत जो है वो 100% यकीनी है। इसलिए कि पिछले अरसे के दौरान जो नए वोटर्स दर्ज हुए हैं वो 22-23 हज़ार नए वोटर बने हैं
वो 18 साल की उम्र के जो ऊपर के लोग हैं, सारे जो नए वोटर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हलके के अंदर जिस तरह से लोगों में जोश व जज्बा पैदा हो गया है और इमरान खान के इस कैंपेन में बराह रास्त हिस्सा लेने के बाद ये जो हुकूमत इसको बड़ा इजी ले रही थी और इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये नीचे से तो बिल्कुल एकदम से फ़िज़ा बदल रही है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी हिकमत अमली भी बदली और तमाम सरकारी जो महकमे हैं, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ मलिक साहब, वो ड्रग इंस्पेक्टर हों, वो PHA के लोग हों, वो LDA के लोग हों, तमाम डायरेक्टर लेवल के लोग और नीचे का अमला, सब लोग इधर लगे हुए हैं, अपने ड्यूटियों पे नहीं हैं और वो इस हल्के के अंदर उन्हें टास्क मिले हुए हैं कि आपने इस एरिया को संभालना है, आपने इस एरिया को संभालना है। तो ये एक इस बात का सबूत है। फिर ये वुज़रा की जो ज़ुबान है, ये पूरे वुज़रा पूरे मुल्क से दर आए हैं, ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने जंप इन कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक का हल्का, वो रेलवे के वजीर हैं, रेलवे कॉलोनी, रेलवे हेडक्वार्टर सारे इसी हल्के के अंदर हैं। वो घर घर जाकर लोगों को धमका भी रहे हैं, जिस तरह अभी आपने एक उनका स्टेटमेंट पढ़ा है। इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में वो प्राइवेटली वो जो सरकारी अफसरान हैं रेलवे कॉलोनियों के, उनको टास्क दे रहे हैं कि अगर यहां से हमने लूज किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सारी बातें भी हम तक पहुंच रही हैं। तो ये अचानक इतना ज्यादा जहर आलूद लबो ज्यादा बौखला जाना। आपकी जमात में कैंपेन में पीछे क्यों है? आप एग्रेसिवली कैंपेन क्यों नहीं कर रहे? जब नून लीग और PTI कर रही है तो आप क्यों पीछे? मलिक साहब, हम एग्रेसिवली कैंपेन करना एक और बात है। बात इतनी है कि इस वक्त सारी बातें तो आपने सुन ली। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने उसी फ़लसफ़े के तहत जो 1970 का उसके तहत है, और हम ये बात करते हैं कि इक़्तिदार के तकब्बुर और दौलत के गुरूर के मुकाबल एक आम आदमी खड़ा है। मेरा पैगाम ये है, मैंने पाकिस्तान पूरे से लोग इकट्ठे नहीं किए, लीडर इकट्ठे नहीं किए, मैंने पूरे लाहौर से लोगों को नहीं बुलाया। मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, मैं लोगों के साथ कॉर्नर मीटिंग कर रहा हूँ। आज एक मेरा बड़ा जलसा हो रहा है, इस वक्त पूरे इंतजामात हैं अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर। देखिए, एग्रेसिवली कैंपेन करना और कमर्शियली करना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कमर्शियल एक्टिविटी बना दिया गया है हमने 122 के इलेक्शन को, हालांकि इसे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी रहना चाहिए था। और इसमें देखिए, अभी बात की, दोस्त कह रहे थे कि आम आदमी लाहौर में रहते हैं, तो मेरा यही सवाल है कि उन आदमियों पे आपको हुकूमत करने के लिए PMLN को क्यों एक गुलबर्ग के रिहायशी की ज़रूरत पड़ी? N122 से इन्हें कोई आम आदमी नहीं मिला। इसी तरह खान साहब बड़ी तब्दीली के नारे लगाते थे, वो डिफेंस के एक अमीर आदमी को ले आए कि इक़्तिदार का मुकाबला करने के लिए हमें दौलत चाहिए, और सारी ज़िंदगी खान साहब कहते रहे कि तब्दीली तब आएगी जब पढ़े लिखे मिडिल क्लास नौजवान असम्बली के अंदर जाएंगे। आज खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि आसिफ अली जरदारी बेहतर है नवाज शरीफ से, तो खान साहब ये भी तस्लीम कर लें कि उनका कैंडिडेट बेहतर नहीं है और उसे जुल्फकार अली भुट्टो के कैंडिडेट के साथ परखें और अपने नजरिए पे परखें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी। यहाँ पे ये बात सर साहब ने अच्छी की है, ये इमरान खान के लिए बात उन्होंने अच्छी की है। तब्दीली का नारा लगाते थे, तो वो तब्दीली कौन सी है? अलीम खान की शक्ल में तब्दीली है। तो फिर खान साहब शायद वो आपके नौजवान जो है आपकी इस तब्दीली को पता नहीं कैसे देखें। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे दोबारा इसी से आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुसद्दिक साहब, 122-144 बड़ी तगड़ी इस वक्त मुकाबले की फ़िज़ा है। इलेक्शनरिंग देख के अच्छा लगता है, सिर्फ बाकी वो जो पैसा वैसे का बेजा इस्तेमाल है उसको देख के बुरा लगता है। रौनक अच्छी लगती है 122 में ख़ास तौर पर। आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात करीब है, कितना मानी खेज होगी ये जीत आपके लिए? हमारे लिए तो जी ये एक तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, आप बुरा नहीं अगर मनाएं तो। आपने आज का प्रोग्राम किया, आपने गुल्लू भट्ट का जिक्र किया, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक का जिक्र किया, आपने परवेज़ रशीद साहब का जिक्र किया, आपने मुस्लिम लीग के बिहाफ पे ख़रीदने का लोगों को जिक्र किया, और आप रिश्तेदारों का जिक्र किया। लेकिन आपने जो दीगर ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने की और जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है,
हमारी ज़बान तो आप पे बहुत गरां गुजरी है, लेकिन जो ज़बान कल इस्तेमाल की गई है, ऐसा करते हुए जर्नलिस्टों के साथ अच्छा लगती है? जरा मुझे मौका तो दीजिए ना, मैं गिला कर रहा हूँ आपसे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरीके से वो रिपोर्टर से पेश आ रहे थे वो अच्छा लग रहा था? नहीं, अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप मेरी जो मुझ पे गरां गुजरा, मैं भी आपके जो गरां गुजरा, आपने गोश्त जिसके खिलाफ बोलना है आपको इजाजत है, बोलिए। तो ये सब चीज़ें आपने कर दी, लेकिन आपने ना तो जिक्र किया पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के सेक्शन 6 का, सेक्शन 13 का, सेक्शन 15 का, ना आपने जो वो रिपोर्ट लगी है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट लगाई है जिसके अंदर लोगों के नाम लिखे हुए हैं उनका, ना आपने राजीव बनोत का जिक्र किया, ना आपने फवाद चेचनवाला का जिक्र किया, ना आपने अनीता एल्डीन का जिक्र किया, ना आपने जिक्र किया इंदर दोसांझ का, ना आपने जिक्र किया बैरी स्नैप्स का। आज कितने पैसे थे टोटल जो इन्होंने पीटीआई को फाइनेंस किया? मैं चाहता हूं इसके ऊपर कोर्ट एक्शन। मुझे मालूम नहीं, प्रोग्राम का आगाज मैं किया, मेरे ख्याल में जो मैं बात आज करना चाह रहा हूँ जी नहीं, मैं वो आपने शुरू में जरूर की, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज आपके प्रोग्राम का थोड़ा सा मिजाज जो है वो नाराजगी का। वालों को ऑन-एयर बताइए कितने पैसे फंड किए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि कोई भी गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान की जो कैंपेन है उसको फंड नहीं कर सकता, ना $1 से कर सकता है, ना $1 बिलियन से कर सकता है। बिल्कुल बजा। कितने पैसे फंड किए? पाकिस्तान का एक कानून है जिसके तहत मुझे जवाब ही दे, कितने पैसे फंड? मेरे पास वो नहीं है रकम, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक ट्रांजैक्शन जो हुई है ये $80,000 की हुई है। ये एक सवाल में पूछ सकता हूँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। $80,000 अगर किसी इंडियन नेशनल या यहूदी ने पीटीआई को फाइनेंस किए और पाकिस्तानी इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है जो इजाज़त नहीं देता कानून हमारा, तो हमारी हुकूमत और अदालत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तीन चीज़ें हैं ना, इस जमात को आप बैन करवाइए, पकड़िए जिसने इलीगल फंडिंग ली है उसको अंदर करिए। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ, करिए ना। जी जरूर, आप हुकूमत वक्त हैं, इलेक्शन कमीशन आपसे ज्यादा जी इंशाल्लाह जरूर ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जो बात मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आज आप नाराज हैं, आज बहुत ज्यादा। आप ये तमाम चीजें जो हैं आप इग्नोर करके आप $80,000 पीटीआई को आए, आपने इतने सारे नाम लिए और आप ये कैंपेन उस जमात को पाबंदी लगवाइए। आप कैंपेन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखिए, कैंपेन से पहले ये गुफ्तगू हो रही है ना, एक खत लिखिए और सुबह पीटीआई को बैन करवाइए, डिस्क्वालीफाई करवाइए। जो भी कानून जो है, देखिए मैं तो ये समझता हूँ ये इलेक्शन लॉज में हमारे क्या लिखा है कि अगर कोई जमात इंडिया या यहूदियों से फंडिंग है तो उसकी सजा क्या है? मैंने इस वक्त यहूदियों का जिक्र भी नहीं किया और इंडिया का बैरी स्नैप्स एक जूइश कंपनी, वो आप कह रहे हैं। मैं इस वक्त आप किसका नाम ले रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप इंडिया का नहीं कह रहे? मैं इस वक्त मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान कुछ कवानीन हैं जिसके अंदर एक बड़ा कानून ये है कि आप बैनुल अक़वामी किसी भी कोई ऐसा नेशनल हो जो पाकिस्तानी ना हो या कोई इदारा हो जो पाकिस्तानी ना हो, कोई तंजीम हो जो पाकिस्तानी ना हो, जो कवानीन टूटे हैं उसके तहत सजा दीजिए। हाँ, लेकिन मैं तो आपके प्रोग्राम के मिजाज की बात कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन से एक दिन पहले कैंपेनियरिंग कर रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं आपको शिकवा कर रहा हूं जैसे आपने शिकवा के खिलाफ एक्शन लीगली नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं। आप बजाय इरशाद फरमाए, मैं तो आपसे गिला आज के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल रेफरेंस मैंने तो इस वक्त आपसे गिला किया है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बल्कि दरखास्त कर रहा हूं कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के जरिए एक रेफरेंस फाइल करिए जो लीगल प्रोसेस है। आप बजाय इरशाद फरमाए और मैं समझता हूं कि और मैं एक सेकंड दीजिएगा, मैं ये समझता हूं क्योंकि पीटीआई के बहुत बुलंदो बाला दावे हैं। सर इस पे वादा कर रहे हैं आप सुबह पिटीशन फाइल करेंगे? मेरी बात तो सुन लीजिए, ये वादा तो कर जाए। मेरी बात तो पहले सुनिए, क्योंकि बहुत बुलंदो बाला दावे होते हैं एक आला कदर के ऊपर, इंसाफ की कदर और कानून की कदर वगैरह वगैरह, तो उनको खुद चाहिए कि वो अपना एहतसाब भी करें। सर कानून किस काम के लिए होता है अगर सारा कुछ खुद करना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। बाय लॉ इसमें फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक रेफरेंस फाइल करे सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप बजाय इरशाद आप करिए सुबह। ये कानून देखिए, कानून तो फॉलो होगा। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आज मियां महमूद रशीद साहब आपकी जमात की फंडिंग मेरा ख्याल है कि आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम से पहले इनसे डिक्टेशन ले लिया करें कि आपने क्या कहना है, किस वक्त कहना है, कौन कौन सी बातें कहनी है और कौन कौन सी नहीं कहनी, ये आप इनसे पूछ लिया कीजिए वज़रा इकराम से कि आपको क्या करना है। मैं ये समझता हूं कि मीडिया के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बरसना शुरू कर दिया है और जो बोहतान तराशी और जो करैक्टर असैसिनेशन करनी शुरू कर दिया 2 दिन से, ये इतनी खौफनाक है। इनसे कोई पूछे कि ये बातें सारी जिस तरह से मियां साहब नहीं बिल्कुल नहीं ली है, तो ये जिस तरह आपने कहा ये कोर्ट में चले जाएं, ये क्यों इतनी मासूमियत के साथ यहां बैठे हैं?
और ये जहर उगलना शुरू कर दिया इन्होंने। असल में जो मतवक्को शिकस्त इन्हें नजर आ रही है उसके पेश नजर ये इन तमाम की जुबानें, इनके चेहरे ये बदले हुए हैं। और जिस तरह से मस्खरों की तरह आबद शेर अली और ये ख्वाजा साद रफीक, हनीफ अब्बासी जो लाहौर में आके जो कुछ कर रहे हैं, ये इनको इनका कल्चर जो है ना ये जेब देता है कि ये इस तरह की बातें यहाँ पर आकर करें। हो गया है, लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की जो अल्फाज हैं वो एक बहुत वजन है। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर हुकूमत एक्शन जरूर ले, क्योंकि ये पाकिस्तान में कहना कि इस एनजीओ को, इस पॉलिटिकल पार्टी को गैर मुल्की फंडिंग मिली थी तो खुद ही अवाम उसका एहतसाब कर देंगे, ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तानी एक कवानीन के तहत एक तरीक़ाकार है मरवजा। अगर ऐसा इलीगल एक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है जो वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की वायलेंस में है, उसके खिलाफ है, तो तरीक़ाकार ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर इनके पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो डॉक्टर साहब ने नाम पढ़ के सुनाए हैं और एक 80,000 पाउंड की ट्रांजैक्शन का भी बताया जो हमारे लॉज की, अगर वो कह रहे हैं खिलाफ वर्जी है, तो सुबह PMLN को रेफरेंस फाइल करना चाहिए, PTI को बैन करवाना चाहिए। ऐसी फंडिंग अगर पाकिस्तान में परवेज़ रशीद साहब ने कहा धरने को, इंतशार को फैलाने के लिए थी, तो उसका इख्तियार भी कानून आपको देता है परवेज़ साहब। सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, हमारी हेडलाइन न्यूज़ होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मियां महमूद रशीद साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप सब हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।